प्रिय मित्रों नमस्कार। कल हमने व्याकरण शिक्षण के बारे में बात की थी। आज हम रचना शिक्षण के बारे में बात करेंगे। साथियों, रचना शब्द की उत्पत्ति रच धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सजाना, संवारना, लिखना और बनाना। अंग्रेजी में इसे कॉम्पोजिशन कहा जाता है, जिसका अर्थ है रचना करना या साहित्यिक निर्माण। किसी विषय पर पहले मौखिक अभिव्यक्ति से रचना और फिर मौखिक अभिव्यक्ति को लिखित रचना के रूप में क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण करना ही रचना शिक्षण है। निरंजन कुमार के अनुसार रचना भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। मनुष्य अभिव्यक्ति के दो रूप होते हैं, एक मौखिक दूसरा लिखित। अभिव्यक्ति का लिखित रूप स्थायी होता है। मौखिक रचना शिक्षण के उद्देश्य: शुद्ध उच्चारण, वर्तनी का सही प्रयोग, नवीन शब्दावली, आत्मविश्वास, वार्तालाप, पाठ्यक्रम में सहभागिता पैदा करना इत्यादि मौखिक रचना शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। मौखिक रचना शिक्षण में मनोवैज्ञानिक, अनुकरण, अभ्यास और पाठ्य सहगामी क्रियाविधि प्रयोग में लाई जाती हैं। लिखित रचना शिक्षण के उद्देश्य: निरीक्षण व तर्क शक्ति का विकास, सृजनात्मकता और ललित साहित्य का विकास, लिखित शिक्षण की योग्यता पैदा करना, हिंदी में संवाद को महत्व देना, हिंदी में संक्षिप्तता विकसित करना, साहित्य निर्माण को प्रोत्साहन देना, रचना कला में निपुण करना, साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता और सुसंबद्धता बनाना, सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, आत्मप्रकाशन की योग्यता उत्पन्न करना, वाक्य सांचों का उपयोग करने में समर्थ बनाना इत्यादि लिखित रचना शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। अब हम रचना शिक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चित्र वर्णन विधि, इसे देखो और रचो विधि भी कहते हैं। प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक रचना से संबंधित चित्र दीवार पर टांगता है, फिर प्रश्न पूछकर कठिन पदों को श्याम पर लिखकर छात्रों को लिखित रचना का आदेश देता है। सीताराम चतुर्वेदी इसके जनक माने जाते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, इस विधि में शिक्षक विषय संबंधी प्रश्न क्रमबद्ध रूप से बच्चों से करता है और बच्चे उस विषय पर उन प्रश्न उत्तर के माध्यम से पहले मौखिक और फिर लिखित रचना कार्य करते हैं। अनुकरण या आदर्श विधि, शिक्षक प्रारंभिक या निम्न स्तर पर छात्रों के सामने श्रेष्ठ आदर्श रचना रखता है, छात्र उनका अनुकरण करके रचना कार्य करते हैं। प्रवचन विधि, इस प्रणाली को व्याख्यान प्रणाली भी कहा जाता है। शिक्षक अपने व्याख्यान के द्वारा विद्यार्थियों को उद्बोधित करके विद्यार्थियों को रचना करने का आदेश देता है। इस प्रणाली में प्रायः वैज्ञानिक, विवेचनात्मक एवं अज्ञात नियमों को महत्व प्रदान किया जाता है। उद्बोधन विधि, शिक्षक कल्पना के माध्यम से छात्रों से रचना करवाता है। इसमें शिक्षक कुछ नहीं बताता है। इसमें उदाहरण, श्रव्य दृश्य और प्रश्नोत्तर, चित्र रेखाचित्र, प्रतिकृति दिखाकर, प्रत्यक्ष अभिनय कर, पदार्थ को प्रत्यक्ष दिखाकर आदि का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों से रचना कार्य करवाता है। यह माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। रूपरेखा या प्रबोधन विधि, माध्यमिक स्तर पर शिक्षक किसी विशेष विषय संबंधी निर्देश बच्चों को देकर विषय की जटिलता को कम करता है और बच्चे उन निर्देशों के आधार पर रचना कार्य करते हैं। इसे निर्देशन विधि भी कहते हैं। वाद विवाद या तर्क वितर्क विधि, इसे परिचर्चा या विचार विमर्श विधि भी कहते हैं। विषय के पक्ष और विपक्ष में विचार विमर्श करके छात्र रचना कार्य करते हैं। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। इसे खंडन मंडन विधि भी कहते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग अभिव्यक्ति की दक्षता विकसित करने का उपयुक्त उपागम है। स्वाध्याय या मंत्रणा विधि, यह करके सीखने पर आधारित है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में केवल शीर्षक बताता है, छात्र अध्ययन सामग्री की खोज करके रचना कार्य करते हैं। भाषा यंत्र उपकरण विधि, यह चित्र विधि का ही रूप मानी जाती है। शिक्षक प्राथमिक स्तर पर चित्र दिखाकर उससे संबंधित टेप रिकॉर्डर सुनाता है, फिर छात्र रचना कार्य करते हैं। इसमें श्रव्य सहायक सामग्री सीतावाद्य, ग्रामोफोन यंत्र का प्रयोग होता है। इसे देखो सुनो व रचो विधि कहते हैं। इस विधि से उच्चारण में एकरूपता आती है। निर्धन देशों में इसका प्रयोग नहीं होता है।
समवाय विधि मौखिक और लिखित दोनों को सहसंबंध करके या गद्य और पद्य के साथ ही रचना कार्य कराना समवाय कहलाता है। प्रिय मित्रों, आज की क्लास में हमने रचना शिक्षण के बारे में चर्चा की है। कल हम नाटक शिक्षण के बारे में बात करेंगे। आपको यह क्लास निश्चित रूप से पसंद आई होगी। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।